नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद DK में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो हमारी हिंदी भाषा की सीरीज चल रही है उसका थर्ड पार्ट। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं वर्ण विचार से संबंधित पार्ट 2, है ना। ये वर्ण विचार का ही वीडियो है और आज हम इसमें 30 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं वर्णमाला से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको बताना चाहते हैं ये प्रश्न जो हैं ये विभिन्न टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या देखना है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। चलिए विकल्प देखते हैं इसके लिए। 32 होती है, 34 होती है, या फिर 33 होती है, या फिर 36 होती है। तो देखिए वैसे तो वर्णमाला के अंदर जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या हम देखते हैं 33 होती है, पर इन्हीं के साथ साथ 33 में यदि हम जो संयुक्त व्यंजन है उसे भी शामिल कर लेते हैं तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 जो है वो द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, है ना। और इस प्रकार से 2 अयोगवाह व्यंजन भी होते हैं, 2 अयोगवाह भी होते हैं। तो यहाँ पर इन्हें हटा करके मैं यहाँ पर इनको नहीं जोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ जो व्यंजन की मूल संख्या है उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 33। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। इनको मैंने इसमें नहीं जोड़ा है इसलिए मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि इनकी संख्या तो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से मैंने इसको इसमें शामिल नहीं किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए अब इसमें हम देखते हैं इसके लिए विकल्प 50, 51, 45 या फिर 52। तो देखिए हिंदी वर्णमाला के अंदर जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या जो होती है, कुल वर्णों की संख्या वो होती है 52। तो देखिए कैसे होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 जो होते हैं ये हमारे स्वर होते हैं। इसी के साथ में 33 अभी हमने व्यंजन देखे थे, ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। इसी के साथ में 4 जो हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। और 2 द्विगुण होते हैं, तो द्विगुण या उत्क्षिप्त कहते हैं इन्हें, तो मैं यहाँ पर द्विगुण नाम लिख रहा हूँ, ये द्विगुण होते हैं, है ना। और इसी के साथ में अयोगवा है, तो अयोगवा भी इसके अंदर होते हैं, तो 2 अयोगवा होते हैं ये। तो इस प्रकार से आप इन्हें देखते हैं, जोड़ते हैं, तो इनकी जो संख्या है 3 और 1 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 ये 5 हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी संख्या कुल वर्णों की 52 हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, इनकी संख्याएं जो होती है वो होती है 2। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन के लिए विकल्प को देखते हैं, त्र या क्ष और ज्ञा। तो यहाँ पर जो या होगा ये संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें से 3 जो है वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, 1 2 और ये 3, क्षत्र ज्ञा। और एक जो हम देखते हैं स्र, ये हमारा चौथा संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर जो या होगा ये संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, मूर्धन्य कंठ दंती या अनुनासिक। तो दांत से ही दंत्य आता है शब्द और इसी से हमारा उत्तर मिल जाता है दंत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो ऊष्म व्यंजन जब हम उच्चारित करते हैं तो थोड़ी सी वायु जो होती है वो गर्म निकलती है, गर्म हो जाती है इनके उच्चारण के समय, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर च छ ज या स श स अ ब स य र ल व। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। ये जो होते हैं ये
ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊष्म वर्ण है, तो यही प्रश्न था और इसमें हमने देख चुके, रिपीट हो गया। यहाँ वर्ण लिख दिया, वहाँ व्यंजन लिख दिया, कोई बात नहीं, हम समझ गए प्रश्न को, वही उत्तर होगा। स्वर किसका भेद होता है? तो देखिए स्वर जो होता है संधि के अंदर भी होता है, परंतु यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो टॉपिक है वो किसका है, तो वो वर्ण से संबंधित है पूरा टॉपिक, तो प्रश्न आपको वर्ण से ही देना है। चलिए समास का, संधि का, वर्ण का या लिंग का, तो देखिए वर्ण जो होते हैं उन्हें हम स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटते हैं, तो उसी बेस पे ये प्रश्न बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होता है? इसके लिए विकल्प देखते हैं, क ख ग च छ च ज ज। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, च छ ज और यहाँ जो होता है वो है ये, है ना, त थ द त थ न और ट ठ न। तो देखिए अल्प प्राण का मतलब समझिएगा, अल्प प्राण ध्वनि वे ध्वनियां होती है जिनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे मुंह से कम वायु निकलती है ना। जैसे आप क को बोलते हैं और एक आप ख को बोलते हैं, तो जब आप ख को बोलते हैं ना, तो ख जो है ये महाप्राण है, क्योंकि इसमें वायु जो है वो ज्यादा निकलती है, और का जो है वो अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें वायु जो है वो कम निकलती है। तो ये अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। अब पहचान आप कैसे करेंगे, तो बोल करके भी देख सकते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अल्प प्राण जो होते हैं वो का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और टा वर्ग का जो पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ये ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए क पहले नंबर पर आता है, फिर दूसरे पर खा जो है ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया, और गा क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। तो ये तो इसमें ये महाप्राण है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे त अल्प प्राण है, पर थ जो है ये महाप्राण है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ठ भी यहाँ पर महाप्राण है ना। और बाकी आप इस बी वाले विकल्प में देखते हैं तो इसके अंदर च है, ये अल्प प्राण है, फिर छ इसमें नहीं है, फिर आता है ज, तीसरे नंबर का वर्ण आ गया ज, और ज के बाद में झ नहीं है, और फिर आता है या, है ना। तो ये हमारा फिर अल्प प्राण होगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग का, जो भी हमारे पांचों वर्ण होते हैं, वर्ग होते हैं उनके। और दूसरे चौथे जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे महाप्राण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ का मतलब होता है जो होंठ से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी। उ, व और उ ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। अभी आपने अल्प प्राण, महाप्राण को विस्तार से समझ लिया। यहाँ पर आप पहचान पाएंगे कि महाप्राण कौन सा है। तो दूसरा और चौथा वर्ण है क्या? तो देखिए ता वर्ग की हम बात करते हैं तो ता वर्ग में दूसरा वर्ण यहाँ पर मौजूद है और वो है थ। तो था यहाँ पर जो होगा ये महाप्राण वर्ण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए स्पर्श संघर्षी को हमें पहचानना है। और स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं? जब इनको हम उच्चारित करते हैं तो थोड़े से इनके बीच में स्पर्श होता है, घर्षण सा हमें महसूस होता है। चलिए देखते हैं। झ, श, ट और ह। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा झ। अब झ को आप बोल करके देखें, झ जो बोलते हैं आप, तो इसमें उच्चारण जो होता है वो दो अवयवों में होता है और दोनों अवयवों के बीच में थोड़ा सा स्पर्श, थोड़ा संघर्ष हमें महसूस में होता है। चलिए अगला है
ज्ञा को वर्णमाला में क्या माना जाता है? तो ज्ञा जो है संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, अनुस्वार है या फिर व्यंजन है। तो ज्ञा जो होता है इसे हम क्या मानते हैं? तो इसे हम मानते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ज्ञा जो होता है ज्ञा जो होता है ये आप जानते ही हैं, ये ज जो होता है ज और या से मिलकर के बनता है, ये ज्ञा। तो ये यहाँ पर एक संयुक्त व्यंजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्र, क्ष और ऋषि और स। तो यहाँ पर हम देखें ऋषि जो है ये इस वर्ण का मूल उच्चारण जो है वो हिंदी में प्रचलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? अब अगले शब्द को देखेंगे आप तो इसमें क्रम है, यहाँ कर्म है, ये करण है और ये ड्रामा है। तो यहाँ पर कौन से शब्द में रा अन्य से भिन्न है? तो देखिए सभी पहला, दूसरा और चौथा इसमें आप देखते हैं तो इसमें रा के जो प्रकार होते हैं है ना, उनका प्रयोग किया गया है। पर आप देखेंगे करण, तो इसमें पूरा रा यहाँ पर लिखा है, पर इसमें रा के जो प्रकार होते हैं जिन्हें हम रेफ और पदेन कहते हैं, है ना। तो रेफ और पदेन जो होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये स्वर रहित होते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं? स्वर रहित रा होता है ये वाला रा, और इसके प्रकार होते हैं रैफ और पदेन। और ये जो है रैफ और पदेन क्या होते हैं? तो रैफ जो होता है ना ये उड़ता हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कर्म है तो कर्म के अंदर ये उड़ता हुआ जो रा है ये क्या है? रैफ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पदेन है, और पदेन जो है वो पैरों में लगा हुआ है ये। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी तिरछी एक रेखा और इसमें दो तिरछी रेखाओं से इन्हें व्यक्त किया जाता है। और ये दोनों रैफ और पदेन जो होते हैं ये स्वर रहित रा होते हैं। पर यहाँ पर जो आप रा देखेंगे तो ये जो रा है इसका उच्चारण जो होता है वो स्वर सहित होता है ना। इसका उच्चारण स्वर सहित होता है और ये बाकी अन्य रा जो है ये स्वर रहित हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन यहाँ पर कौन कौन से होंगे? ट ठ ड ढ या फिर चा छ ज झ त थ द ध प फ ब भ ये। तो इनमें से कौन सा जो है वो हमारा यहाँ पर तालव्य होगा? तो तालव्य जो होंगे वो होंगे हमारे च छ ज झ, जो जिन उच्चारण जो है वो तालु से होता है। चलिए अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन जो है वो कौन सा है? ज, च, थ या फ। तो यहाँ पर ज जो होगा ये एक संघर्षी व्यंजन होता है। ज को जब आप बोलते हैं ये हलंत वाला ज है, मतलब आधा ज है, इसे आप बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। तो ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन सा होगा यहाँ पर? ख, च या ट या प। तो यहाँ पर ऊष्म महाप्राण वर्ण जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है? क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या होगा? ओष्ठ, कंठ, नासिक या फिर तालु। तो देखिए क से बन जाता है कंठ्य। तो क वर्ग जो होता है वर्ण का वर्ग वो उच्चारण की दृष्टि से कंठ्य होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है कंठोस्थ, कंठ तालु, तालु या फिर ओष्ठ। तो इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ तालु। कंठ से और तालव्य से इनका उच्चारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 10, 12, 11, 7। तो इनकी संख्या 11 मानी गई है।
दो अयोगवा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण हो रहा है, प्रतिध्वनि, भाषा, वाणी या वर्ण, तो उन्हें हम कहते हैं वर्ण, है ना, क्योंकि वर्णों के संयोग से ही शब्द बनता है। तो ये हमारा उत्तर होगा डी। अगला है, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्धा या फिर दंत्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालव्य तालु होता है। चलिए, अगला है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो वा वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ, तालु, दंतोष्ठ। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है दंत औष्ठ, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन का उदाहरण है? तो ये हम देख चुके हैं, ध, न, ड़ और ढ, अण और न, ट और पा। तो देखिए इसमें यहाँ पर नीचे बिंदी लगेगी, ये छूट गई है। तो ड और ढ ये जो है ये हमारे द्विगुण व्यंजन हुआ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ंगा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, कंठ, तालु, मूर्धा। तो ये जो है कंठ होगा इसका उच्चारण स्थान, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, क्योंकि ये पंचम वर्ण है का वर्ग का। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा वर्ण व्यंजन है? तो व्यंजन को यहाँ पहचानना है, तो यहाँ पर व्यंजन होगा माँ। आप सीधे सीधे ही पहचान सकते हैं क्योंकि सरल सा प्रश्न है, इसलिए मैंने सीधे टिक कर दिया। क्ष ध्वनि जो है ये किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो देखिए क्ष जो है ये एक संयुक्त वर्ण है और क्ष जो होता है ये क और श जो होता है इनके संयोग से ये बनता है क्ष, है ना, ये। तो ये एक संयुक्त वर्ण है। चलिए अगला है, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या गलत है? तो अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ या उष्ण। तो हम ये देख चुके हैं कि पहला, तीसरा और पांचवा जो क वर्ण, च वर्ण, त वर्ण, ट वर्ण, इन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पर अल्प प्राण, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे हिंदी भाषा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपने इतनी देर हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो, नए किसी टॉपिक के साथ।